तो बच्चों जो करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जे है ना, स्मॉल जे भी कहीं मिलता है, कहीं कैपिटल जे मिलता है। तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ लिया था कि जे जो होता है वो कितनी करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लो हो रही है उसको करंट डेंसिटी कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि यहाँ पर ये जो रहता है जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, ठीक है। जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन होती है, जे की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, ये उसी डायरेक्शन में लेते हैं। वैसे करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बट करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, यानी कि जे की जो डायरेक्शन है इट हैज डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ आई। जो करंट की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में जा रही है इस डायरेक्शन में करंट, तो अगर ये आई की डायरेक्शन है तो यही किसकी डायरेक्शन है, जे की। क्लियर। टाइम से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बच्चे, है ना, 5 मिनट। तो जिधर आई है उधर ही जे है ना। अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देखो ये हुआ ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो जो ए है वो क्या है, कैसा होना चाहिए बच्चों, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, टू दी करंट फ्लो। जो एरिया होना चाहिए ना, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तब जे की डायरेक्शन क्या है, ये करंट की ही डायरेक्शन में होगी। कुछ चीजें जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। दूसरी आपको क्या बात याद रखनी है कि अब अगर करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ना, एरिया करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा। देखो अगर ये एरिया है, ये रहा एरिया, तो एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये, यानी कि ए वेक्टर। हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम में मैंने समझाया है कि व्हाट इज एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर होता है। तो अगर ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू करंट फ्लो, एरिया वेक्टर should be parallel to करंट फ्लो। समझे बात, फिर से समझो कि ये जो कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, ये करंट की डायरेक्शन है, जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी, या करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम सिर्फ एरिया की बात ना करें, एरिया वेक्टर की बात करें, तो सबको पता है एरिया वेक्टर होता है नॉर्मली आउटवर्ड। तो जो एरिया वेक्टर हो, मान लो ये इसका एरिया वेक्टर ये हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो जो एरिया वेक्टर होना चाहिए वो करंट के फ्लो से कितने डिग्री पर होना चाहिए, सॉरी जीरो पर, करंट के फ्लो से जीरो पर। आई और ए के बीच का एंगल कितना है, जीरो, यानी कि पैरेलल होना चाहिए। एरिया की बात करें तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है सबको ये बात, नोट कर लो जल्दी से। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी जे एक वेक्टर क्वांटिटी है। हटा दूं, डन। म्यूट पे करो, कौन है म्यूट, ठीक है। अगली बात कि जैसे मान लो अब इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको वेक्टर फॉर्म में, है ना, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो फॉर्म हो गई ये तो इसकी स्केलर फॉर्म हुई। कैसी फॉर्म में लिखा हुआ है ये, स्केलर फॉर्म में। अब मुझे
क्वेश्चन आता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे। ये रहा हमारा एक कंडक्टर, ठीक है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है आई, तो जे की भी यही डायरेक्शन होगी, है ना, जे की भी यही डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब हमारा एरिया मान लो, सपोज ऐसा होगा नहीं वैसे, सपोज एरिया ऐसे ना होके क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, ये है, तो अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने डिग्री पर है यहाँ से। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर होगा इधर, ठीक है, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जे और ए के बीच का एंगल मान लो है थीटा, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया इसका, इसी की डायरेक्शन वाला, अगर ये ए है तो ये हो गया ए कॉस थीटा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, राइट। तो अगर मैं जे वेक्टर अब निकालूं तो मुझे कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है, कौन सा वाला, अभी मैंने लिखवाया था पॉइंट कि मुझे एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो और एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू करंट फ्लो, मुझे वही वाला वेक्टर लेना है ना, मुझे एरिया वही वाला, या तो एरिया लो या एरिया वेक्टर लो। एरिया वेक्टर कौन सा वाला लेना है, जो करंट की डायरेक्शन में हो, तो करंट की डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर थीटा एंगल पर तो ये वाला है, करंट इधर है, तो करंट की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर क्या है, ए कॉस थीटा, क्या है, ए कॉस थीटा, तो मुझे करंट अपॉन कौन सा वाला एरिया वेक्टर लेना है, जो करंट की डायरेक्शन में हो, ए कॉस थीटा, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा, और जे ए कॉस थीटा को क्या लिख सकती हो, ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो क्या बात याद रखनी है, एरिया या फिर तो वो वाला जो, एरिया वो वाला लो जो करंट के परपेंडिकुलर हो, एरिया वेक्टर वो वाला लो जो करंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है, नोट करो इसको, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर इधर जे है और इधर बच्चों ए है और दोनों के बीच का थीटा एंगल है, तो क्या होगा, जे डॉट ए, जे इज द करंट डेंसिटी। सिंपल सी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो एमसीक्यू और 1 1 मार्क में काम आएंगी आपके, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट। देख लिया सबने, बोलो डन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हमें क्या बात पता चली बच्चों, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और करंट डेंसिटी की वो डायरेक्शन होती है जो किसकी होती है, करंट की, राइट, करंट डेंसिटी इज जे। अब बच्चों हेडिंग डालो, हमने ओम्स लॉ प्रूफ किया था, अब उस ओम्स लॉ को समझ लें, आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ, सबको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, ओम ने क्या लॉ दिया, ओम्स लॉ, है ना। आपने फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या निकाला था, याद है किसी को, ml अपॉन एम ई स्क्वायर ए टो, मैं कह रही हूँ फॉर्मूले याद करते जाएं, ये फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था अभी पीछे जब हमने निकाला था, तो प्रूफ किया था हमने, और ये आर किसके बराबर आएगा, बी अपॉन आई के, ये उसका प्रूफ हम कर चुके बच्चे, पहले पिछले लेक्चर में हम ये प्रूफ कर चुके हैं, तो आज मैं स्टेटमेंट समझा देती हूँ, वैसे तो ओम्स लॉ लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा हमने क्लियर कर दिया था। तो ओम्स लॉ बच्चों क्या होता है कि ऑल फिजिकल कंडीशन, कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस, लाइक सबसे ज्यादा हम फिजिकल कंडीशन को किसमें क्या कहेंगे, टेम्परेचर, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर भी फिजिकल कंडीशन है बच्चों, है ना, एक्सेट्रा, ह्यूमिडिटी, आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है, अगर ये रिमेन्स सेम, अगर हम किसी भी कंडक्टर के आसपास की ये कंडीशंस चेंज नहीं करते हैं, देन the potential difference across the ends of a conductor directly proportional to the current flowing through conductor। ये देखिए स्टेटमेंट लिखिए, सबको आता भी होगा ये स्टेटमेंट,
लिखिए स्टेटमेंट कि अगर हम, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, सबको याद है, बहुत सिंपल सी चीज है समझने वाली, कि भाई अगर तुम किसी कंडक्टर के अक्रॉस आसपास की सारी फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं करते हो, तो जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी चीज है, लिख लिया। लिख लिया बच्चों? यस मैम। देखिए, ये रहा, मान लो कोई कंडक्टर, पूरा सर्किट नहीं बना रही हूँ यहाँ पर अभी, तो ये रहा हमारा कंडक्टर, ठीक है। और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड के थ्रू और इस एंड के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए डेल्टा वी, और इसमें करंट फ्लो हो रही है मान लीजिए आई। तो डेल्टा वी जो रहेगा वो आई के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप ये भी लिख देते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और फिर आप एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट क्या लगाते हैं, आर, वी इज इक्वल टू आई आर। इसी को क्या कहते हैं हम बच्चों, ओम्स लॉ। और ये ओम्स लॉ की बच्चों स्केलर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये, हम ओम्स लॉ यहाँ पर दो फॉर्म में पढ़ेंगे, स्केलर फॉर्म भी पढ़ेंगे और वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो ये ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म है। और यहाँ पर आर क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है ना। और ये रेजिस्टेंस अगर हम टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस कैसा रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हर एक के लिए नहीं, दो तरह की चीजें होती हैं, एक ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को मानते हैं और एक ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो जो ओबे करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, और जो ओबे नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ये वाला जो कांस्टेंट रहेगी चीज, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर रहने, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट किन के लिए रहेगा, फॉर कौन से कंडक्टर, ओमिक, ओमिक कंडक्टर्स, इनके लिए जो है आर कांस्टेंट रहेगा ओमिक कंडक्टर्स के लिए, नॉन ओमिक के लिए नहीं, ठीक है। नोट कीजिए। बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट, सब ठीक है ना, सबको आता है ये थोड़ा बहुत। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगी, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और आर कांस्टेंट कौन से कंडक्टर्स के लिए है, ओमिक कंडक्टर्स के लिए। और कांस्टेंट भी आर कब है, जब हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, वरना रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इसीलिए ओम ने पहले ही कंडीशन लगा दी है कि अब हम फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं कर रहे हैं तो आर क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए इसका ग्राफ, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें बच्चों, इधर हमने लिया आई और इधर लिया वी। तो अगर आर कांस्टेंट है, सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, तो आर एक कांस्टेंट है और ये आया है वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये होता है ना, ध्यान रखना। तो अब जो रहेगा इसका ग्राफ कैसा आएगा, जब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये बी और आई के बीच में ग्राफ है। अगर मैं, अच्छा 45 पे नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी आ सकती है भाई, ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में ही मिले, कहीं भी, ठीक है, कैसी भी स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट पर इसका स्लोप निकालूं थीटा, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा निकाल दो, स्लोप निकल आएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा वी। यहाँ पर करंट कुछ और, यहाँ पर करंट कुछ और, तो ये करंट में डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा आई। परपेंडिकुलर कितना हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। और वी अपॉन आई क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस। यानी कि इस ग्राफ का स्लोप क्या शो कर रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और स्लोप हर जगह देखो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप यहाँ पे भी थीटा ही आएगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है बच्चों और उसकी यहाँ पर स्लोप देख लो तो भी थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हर जगह थीटा कैसा है, कांस्टेंट। जब टेन थीटा कांस्टेंट तो ये भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी कैसा है, दिख रहा है सीधे से ही कांस्टेंट, ठीक है।
ये कब सच है बच्चों? जब ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह भाई आप चेंज नहीं कर रहे हो, तब ये सच है। नोट करो। कोई डाउट यहां तक? बच्चों No, इसमें ma'am. कोई डाउट है? यस और नो? नो। बाकी लोग, No, गर्ल्स, ma'am. गर्ल्स, नो मैम। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अच्छा, जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना अपने सिलेबस में, तो उसमें 90% कंडक्टर्स जो है बच्चों वो ओमिक कंडक्टर्स हैं, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। कंडक्टर्स कैसे हैं? 90% जो हम पढ़ रहे हैं ओमिक कंडक्टर है, यानी कि जिनका रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वो ओमिक कंडक्टर है, यानी कि ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन 10% ऐसे हैं जो नॉन ओमिक हैं, उनके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, हटा रही हूं मैं ये। अब बच्चों ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखो। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म देखो। अच्छा देखो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है और बी इज इक्वल टू क्या है? आई आर। अच्छा, तीनों ही ये यहाँ पर कैसी क्वांटिटी, अगर वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़े तो क्या करेंगे, बात ये है। ठीक है, तो देखो V जो है वो पोटेंशियल पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल। तो ऐसी कौन सी चीज होती है जो लगभग तुम्हें पोटेंशियल जैसा डायरेक्शन दे देती हो, पोटेंशियल को जस्टिफाई कर दे? कोई ऐसी चीज है इलेक्ट्रोस्टैट में? ई कह सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, है ना? V की जगह ई रख सकते हैं। आई करंट की जगह क्या रख सकते हैं? अभी अभी पढ़ा है बच्चों, आई की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों? अभी क्या पढ़ा है? मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही क्या पढ़ाया? कौन सी चीज होती है जिसकी डायरेक्शन है? Current density. यस, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे रख सकते हैं जे, और आर की जगह रख सकते हैं रो। इससे कंपेयर कर दिया यहाँ पर ई। तो ई इज इक्वल टू जे रो, स्मॉल बना लो जे, कैपिटल बना लो जे रो। ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। इसको हम अभी प्रूव भी कर देंगे 2 मिनट में, अभी करते हैं प्रूफ। अच्छा बच्चों, ये क्या होता है सिग्मा? लास्ट मैंने लेक्चर में बताया था, व्हाट इज सिग्मा? जल्दी बोलो। सिग्मा इज द, Conductivity. yes, very good, conductivity, and conductivity is the reciprocal of resistivity। तो यहाँ पर मैं 1 बाई, अगर रो इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा ई बाय रो, और उधर क्या हुआ? जे। ठीक है, ई बाय रो। 1 बाई रो को क्या लिख सकती हूँ? सिग्मा। 1 बाई रो को लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ई इंटू 1 बाई रो इज इक्वल टू जे। तो ई और 1 बाई रो बन गया सिग्मा इज इक्वल टू जे। बड़ा फेमस, ये आपको बहुत जगह दिखेगा, ये कम दिखेगा, ये हर जगह दिखेगा। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये भी कौन सी फॉर्म है बच्चों? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ये भी वेक्टर फॉर्म। ये ज्यादा दिखेगी आपको, ये कम दिखेगी, लेकिन आपको दोनों वेक्टर फॉर्म पता होनी चाहिए। देखो फिर से सुनो, वी की जगह ई, जो इसको इसके सिमिलर है। आई की जगह करंट डेंसिटी, करंट की जगह करंट डेंसिटी, आर की जगह रो। तो ई इज इक्वल टू जे रो, ये भी वेक्टर फॉर्म है। फिर सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो होता है, रो को अपॉन में ले आए, 1 बाई रो को सिग्मा लिख दिया, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को सिग्मा बोलते हैं। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। क्लियर? तो ये 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ई इज इक्वल टू जे रो या जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। देखो ये वाला फॉर्मूला अभी हम प्रूव भी कर देंगे, ये वाला अभी कर देते हैं। नोट किया बच्चों? डन?
Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड। नोट्स बनाते चलना बच्चों, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, ठीक है। समझते चलना चीजों को, वीडियो शेयर कर रही हूँ उनको देखो, बार बार देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रूव करते हैं। देखो अभी अभी मैंने तुमसे कहा बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, ml अपॉन, ये लास्ट लेक्चर में तुमने पढ़ा है, ml अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए। अच्छा, आर को लिख सकती हूँ v अपॉन आई, ml अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए। सब पिछले से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने कहा कि बच्चों फॉर्मूले साथ के साथ याद करते जाओ, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अच्छा, एल को यहाँ ले आऊं, आई को उधर ले जाऊं, v अपॉन एल और m, और इधर ले गई मैं i, और नीचे सब कुछ वैसे ही लिख लिया, ठीक। तो इधर देखो v अपॉन एल बन गया e, बन गया e, v अपॉन एल e होता है, सबको पता है, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है। m अपॉन एन स्क्वायर t, तो ये देखो पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वो क्या बन जाएगा, रो, ठीक है। i अपॉन ए अभी अभी पढ़ा है, ये क्या बन जाएगा, जी। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया यहाँ पर, क्लियर, नोट कर, अगर आ जाता है प्रूफ करने के लिए तो। डन, No, ma'am. करिए। नाउ डन, हटा दे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ बच्चों नॉन ओमिक कंडक्टर की बात कर रही थी मैं, तो नॉन ओमिक कंडक्टर देख लो थोड़ा सा। हालांकि इसके एग्जांपल आपको जब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे ना, डायोड वगैरह पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट है, तब आपको इसके सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी बता देती हूँ मैं क्या होता है, ग्राफ कैसा आता है, फिर आपने उसको उसको जो प्रॉपर फील है ना कि कैसे हो रहा है, ओमिक ओमिक से नॉन ओमिक में और ओमिक में डिफरेंस क्या है, और ग्राफ कैसे आ रहा है, ग्राफ कैसे आएगा, वो वाली चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे डायोड वाला, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं बच्चों जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। यानी कि अगर मैं उनके लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में ग्राफ खींचूं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आए स्ट्रेट लाइन, लेकिन बाद में कुछ मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपको बी और आई के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा। अगर इसके लिए ऐसा ग्राफ मिलता बिल्कुल सीधा, तो ये ओमिक कंडक्टर होता। लेकिन अब आपको ग्राफ कैसा मिल रहा है, थोड़ा सा कर्व मिल रहा है ना, कर्व मिल रहा है जैसे ही, तो वैसे ही वो समझ लो कैसा कंडक्टर है, नॉन ओमिक। क्यों, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो भाई स्ट्रेट लाइन मिल जाती ऐसी, है ना, ऐसी मिलती लाइन, बट ऐसी नहीं मिली, तो ये क्या हुआ, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक। तो अब कंडक्टर नॉन ओमिक पता है कब बन सकता है, अगर तो उसमें करंट फ्लो कर दो बहुत ज्यादा, है ना। अगर जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर्स हैं, अगर उनमें हाई करंट फ्लो हो रही है, तो ओम्स लॉ को वो डेफिनेटली फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोइंग, उनका ग्राफ चेंज हो जाएगा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि एक चीज होती है डायोड, है ना, ये नाम आपको आज नया लग रहा है, बट अक्टूबर आते आते फैमिलियर हो जाओगे इस नाम से कि डायोड क्या होता है, ठीक है। तो जो डायोड है वो एक नॉन ओमिक डिवाइस है, ठीक है। तो उसके लिए ग्राफ कैसा मिलता है एक आइडिया दे देती हूँ मैं आपको, हटा लू इसको, नोट करा। Yes, ma'am. ठीक, देखिए एक ग्राफ मिलता है, अभी आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको शेप बता देती हूँ, ठीक है, कैसी शेप मिलती है। ये शेप है डायोड की, है ना, डायोड, ठीक है।
और डायोड क्या होता है बच्चों, एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हाँ मैडम सुना तो है, जिसमें थोड़ी में करंट फ्लो होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो ना कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर्स होते हैं ना, अभी इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपने सेमीकंडक्टर नाम सुन रखा होगा। सेमी मतलब आधे, आधे कंडक्टर, मतलब कुछ कंडक्टर हो भी सकती है करंट फ्लो और नहीं भी, पूरी तरह इंसुलेटर्स भी नहीं है, तो उनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो ग्राफ मिलता है ना वो बच्चों ऐसा मिलता है। इधर करंट होती है मिली एम्पियर में, इधर करंट होती है माइक्रो एम्पियर में, इधर होती है वोल्टेज V, इधर भी, और इसको बोलते हैं, इधर ये वाला जो ग्राफ बना रही हूं मैं, ये बना रही हूँ फॉरवर्ड बाइसिंग। ये नाम आपको नए लगेंगे, बस अभी के लिए बना लो, लेकिन ये जब पढ़ोगे ना सब समझ में आ जाएगा। फॉरवर्ड बाइसिंग, और इधर किसके लिए बना रही हूँ, रिवर्स बाइसिंग। तो जो ग्राफ मिलता है ना V और I के बीच डायोड के लिए, वो इस तरह की शेप मिलती है। देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा आगे से, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे चल के ऐसे स्टार्ट होगा, ये ग्राफ मिलेगा। और जो रिवर्स बाइसिंग में मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्या ये स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, इन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच किसी भी बाइसिंग में क्या स्ट्रेट लाइन मिल रही है डायोड के लिए, नहीं मिल रही है। जब स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है तो ये कैसी डिवाइस हुआ, ये नॉन ओमिक डिवाइस। कैसी डिवाइस है ये, नॉन ओमिक डिवाइस। ठीक है, और अगर नॉन ओमिक डिवाइस है बच्चों तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है, देखो अभी तक क्या था, ओमिक में क्या है, इधर I है, इधर V है, मिली स्ट्रेट लाइन, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लो थीटा, तो हर पॉइंट पे थीटा कैसा है, देखो ढलान, स्लोप सेम है ना, है ना। स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था, स्लोप आपने क्या निकाला था, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I निकाला था tan थीटा से। तो यहाँ से स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ का, रेजिस्टेंस। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, तो आर भी कैसा है, कांस्टेंट है। किसके लिए, ओमिक के लिए। बट नॉन ओमिक पे देखो हर जगह क्या थीटा सेम है, हर जगह थीटा अलग है, यहाँ थीटा कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, चेंज होता जा रहा है स्लोप। और जब स्लोप चेंज होता जा रहा है, जब स्लोप चेंज होता जा रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा है बच्चों, वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, नोट करो। नोट करो बच्चों। ठीक है बच्चों, हटा दूं, कर लिया नोट, हटा दूं बच्चों, बनाया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो सबको समझ आ गई ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं। कुणाल है क्लास में, कुणाल, Yes, ma'am. व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। मैम नॉन ओमिक डिवाइस में रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है और ओमिक में वेरिएबल नहीं होता। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। इतना भी सुन रहे हो ना और समझ में आ रहा है तुम लोगों को चीजें, तो वेरी गुड। अगर आप सुनोगे तो सब समझ में आएगा, और अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर नहीं समझ आएगा। शाबाश, चलिए अब हेडिंग डालिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं हम, या टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं, एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हेडिंग डालिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, है ना, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करता है। ठीक है, तुम कहोगे मैम हमने पढ़ रखा है किस तरह करता है, या एक इसका एक और हेडिंग हो सकता है, एक और हेडिंग डाल लीजिए,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हेडिंग डालिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा और समझ के ही करना, रट के नहीं करना। हेडिंग डालिए। अमन चौहान, नेट प्रॉब्लम थी क्या बेटे? अभी ज्वाइन दोबारा से किया है क्या? है ना? आवाज आ रही है आपको? अमन, अमन चौहान है क्लास में? है? नहीं कर पा रहा है वो ज्वाइन, इसके बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। कोई नहीं, तो देखिए अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि बताओ भाई, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं हटा रही हूँ और हम सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर किस तरह डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस, मुझे अटेंडेंस भेज देना ये वाली, अभी मैं टाइम होता है तो पीछे ले लेती हूँ, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। रुकिए मैं ले लेती हूँ, एक सेकेंड बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडक्टर्स के लिए क्या है। अब ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है ना, अभी तक आपने 10th में पढ़ा था कि मैम रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ा दो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। बट हर एक मटेरियल के लिए सच ये नहीं है, ये सच नहीं है। कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कुछ और तरह से चेंज होता है, सेमीकंडक्टर में कुछ और तरह से होता है, और इंसुलेटर्स में कुछ और तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस किस तरह चेंज होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो या कम कर दें तो। सबसे पहले हेडिंग डालो बच्चों, फॉर कंडक्टर्स। फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए देखिए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, आपने फॉर्मूला, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बहुत तेजी से वाइब्रेशंस होंगे। जो भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन अगर तेजी से होंगे, जल्दी जल्दी होंगे, है ना, और तो टक्कर भी जल्दी जल्दी होगी। एक टक्कर हुई फिर फटाफट दूसरी टक्कर हो जाएगी, फिर तीसरी टक्कर, यानी कि कोलिजन्स बहुत फास्ट हो जाएंगी। यानी कि कोलिजन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर टकरा रहे हैं एटम से, वो क्या हो जाएंगी? तेज हो जाएंगी। अच्छा, जब कोलिजन्स बहुत जल्दी जल्दी होंगी, एक हुई फिर दूसरी हुई फिर तीसरी हुई, तो रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ, टाउ कम होगा या बढ़ेगा? बोलो, अगर कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगी तो रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा क्या इलेक्ट्रॉन्स को? नहीं मिलेगा, तो टॉ भी डिक्रीज होगा। कोलिजन बढ़ेंगी, टॉ कम होगा। अच्छा, टॉ के कम होते ही देखो क्या हो गया, R इज इक्वल टू, फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, याद हो गया होगा अब तक तो, ml अपॉन NE² टॉ A। टॉ के कम होने से, अगर टॉ कम हुआ तो रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है बच्चों? बढ़ जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ गया और इसका मतलब रो भी बढ़ गया, क्योंकि रो का फॉर्मूला, ये जो L अपॉन A के अलावा जो बचता है वो रो होता है। रो इज इक्वल टू क्या होता है? M अपॉन NE² टॉ, यानी कि टॉ अगर यहाँ पे भी कम हुआ तो रो जो है वो बढ़ गया। अच्छा, ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई यहाँ पर कि भाई मैम कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है, दूसरी बात सुनो, यहाँ पर इसका एक दूसरा और पहलू है कि ये तो चलो कहानी ठीक है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो एक केमिस्ट्री में आपने टर्म पढ़ी होगी, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, नंबर बढ़ गया भाई। अच्छा, नंबर बढ़ गया तो यहाँ देखो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे आ रहा है n। ठीक है, नंबर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अब कौन सा माने?
कौन सा मान है? रेजिस्टेंस कम होगा, रो भी कम होगा। यानी कि एक टाइम पे दो चीजें हो रही हैं, टेम्परेचर बढ़ने से टॉ कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और दूसरी चीज साथ साथ ये भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन और पैदा हो रहे हैं आयोनाइजेशन की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस कम हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो ये माने, इन दोनों में से हम कौन सा माने, क्या डोमिनेट करेगा? अब देखो इसका जवाब कैसे देंगे कि जो मेटल डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट कौन करेगा? डोमिनेंट वो करेगा जो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव कौन है? देखो ये ऑलरेडी कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर के पास बहुत करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, पता ही नहीं कितने हैं। अब उसमें थोड़े बहुत अगर बढ़ भी गए तो उस पर क्या ही फर्क पड़ना है ना, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो कंडक्टर है, मेटल्स है, उसके पास भाई रूम टेम्परेचर पे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतना अगर बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो यानी कि रेजिस्टेंस इसकी वजह से बहुत कम डिक्रीज होगा। यानी कि मेजर इफेक्ट किसका आएगा बच्चों? इसका। तो डोमिनेट कौन करेगा? ये वाली कंडीशन डोमिनेट करेगी, वो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? रीजन क्या है इसका कि भाई कंडक्टर के पास ऑलरेडी बहुत सारे नंबर हैं, मतलब कि उसके पास, मेटल के पास ना, जो मेटल्स होती है ना, उनके पास 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इतने इलेक्ट्रॉन तो 1 मीटर क्यूब में है, तो सोचो कितने होंगे। तो कौन सी चीज डोमिनेट करेगी? ये वाली। यानी कि मेटल्स के लिए क्या करेक्ट है? ये टिक वाली चीज करेक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ये डोमिनेट नहीं करेगी। लिखनी दोनों चीजें। बोलो क्लियर हुई ये बात सबको? Yes, ma'am. है ना? तो आप लिख लो इंक्रीज इन एन, इंक्रीज इन एन इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। वो वाली लाइन भी लिखना, ये भी लिखना, इंक्रीज इन एन इज इनसिग्निफिकेंट,